दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी का टॉपिक कवर कर रहे थे क्लास 12। तो क्लास 12 का टॉपिक जो है हम लोग का पॉलिटी चल रहा था, है ना। तो पॉलिटी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, हम लोग को आगे सीरीज को और आगे ले जाते हैं। वीडियो में लगातार बने रहें। ओके, वीडियो में लगातार बने रहें। चलिए, टॉपिक चल रहा था शीत युद्ध। शीत युद्ध के बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किए थे, ठीक है। अब क्या है कि जो टॉपिक है वो शीत युद्ध का दायरा, है ना। शीत युद्ध का दायरा, अगर आप लोगों ने पहले से नहीं देखा तो पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से सीरीज वाइज देख सकते हैं, ठीक है। और बात रही कि हम ये पीडीएफ से इसलिए कंटेंट करके कि कुछ भी टॉपिक छूट ना जाए, और बहुत बच्चों को ये जो है बुक नहीं मिल पाता है, तो इसलिए दिक्कत होता है। तो दोस्तों, पीडीएफ के साथ हम लोग, अगर इसको आप जहां भी हो, समय जब भी हो, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी टॉपिक अगर फिर से ना समझ में आए तो आप फिर से हमको रिकॉल करें और कमेंट करें, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। और आप लोगों को कमेंट करना बहुत जरूरी है, कि कमेंट करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ, ये हमारा जो है वीडियो सफल हो रहा है। तो चलते हैं। सबसे पहली बात कि शीत युद्ध का दायरा, दायरा मतलब होता है कि जैसे जैसे ये बच्ची है, तो ये बच्ची जो है, तो इसका एक दायरा है कि इतने दूर में खड़ी है ना। इससे बाहर इसका पिक्चर नहीं है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया, एक दायरा हो गया, ठीक है। तो शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, ये तो बात सही है। शीत युद्ध जो था, दो लोगों के दो महाशक्ति के बीच हुआ था, है ना। दो महाशक्ति के बीच हुआ था, तो दो महाशक्ति के बीच में हुआ था, तो ये भी है कि संकट तो आने निश्चित थे, है ना। क्यूबा के जिस मिसाइल से हमने इस अध्याय को शुरुआत की थी, अभी क्यूबा के मिसाइल से हमने शुरुआत की थी, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। वह इनमें से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, ये तो होना ही था। तो शीत युद्ध में क्या हुआ, खूनी लड़ाई हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने बात योग्य यह भी है कि यह भी इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। मतलब ये हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इसको तीसरा युद्ध विश्व युद्ध मान लिया जाए, क्योंकि उतना खून खराबा नहीं हुआ, होने भी नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें विश्व का खतरा था। दोनों महाशक्ति अपने आप को बचाना चाहते थे। और बहुत सारी बातें जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए, तो वो सारे कारण थे। दोनों महाशक्तियां, कोरिया याद रहे, कोरिया 1950 से 53, और बर्लिन 1958 से 62, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत, है ना। और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में भी आ गई थी, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट लड़ने की स्थिति में भी आ गई थी। संकट गहराता गया, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने का, दोनों महाशक्ति जो है हटना नहीं चाहती थी। एक से बढ़ के एक थे, एक से बढ़ के एक थे, दोनों आपस में टक्कर में थे, है ना। दोनों आपस में क्या थे, टक्कर में थे। तो कोई भाई पीछे हटने, दोनों के पीछे देश भी है, और ये दोनों पीछे हटने वाले नहीं है, ठीक है। अब चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करें, तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में देश बंटने के बीच संकट अवसर आए। मतलब क्या है कि कुछ देश उधर बढ़ गए, कुछ देश इधर बढ़ गए, ठीक है, बंटने, और एक खेमों मतलब कि एक ग्रुप में बढ़ गए, युद्ध हुए, और इनके होने की संभावना बनी रही, लेकिन हुआ नहीं पूरी तरह से, लेकिन होने की संभावना बनी रही, लेकिन बातें हद तक ज्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, नाम याद रखना है भाई, कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई। इन जगह पर बहुत ज्यादा हानि हुई, विश्व लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। विश्व, ये परमाणु विस्फोट नहीं हुआ, उससे बचा रहा, और वह मनुष्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया, मतलब विश्व पूरे संसार में नहीं फैल पाया। कई बार ऐसे अवसर देखे जाते हैं कि जब दोनों शक्तियां, है ना, जब दोनों शक्तियां के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया, तो दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ी। दोनों के बीच क्या बढ़ी, गलतफहमी बढ़ गई।
ठीक है, दोनों के बीच गलत। ऐसे मौके में आए जब सिद्ध युद्ध के संघर्षों पर कुछ गहन संकटों को ढालने में दोनों गुट में बाहर देशों ने कारगर भूमिका निभाई। मतलब बाहर देशों से ने मतलब क्या है, फिर से एक बार समझना है। ऐसा जब भयंकर स्थिति आ गई तो शीत युद्ध के संघर्ष में कुछ गहन संकटों को डालने में बाहर के देश लोगों ने बहुत भूमिका निभाई। तो दोनों तो लड़ने के लिए तैयार ही थे। जैसे दो लोग होता है ना, दो लोग लड़ने, अब बीच वाले जो थे या तो वो नमक डालते हैं, है ना, जिसे कहा जाता है ना घी में तेल डालना, या तो तेल डालते हैं या तो फिर कि वो दोनों महाशक्ति तो लड़ेगी ही, बीच में हमारा देश नुकसान में जाएगा। तो इसलिए बाकी सब देशों को जाता है कि वे लोग बहुत भूमिका निभाए जिससे युद्ध अच्छी पूरी तरह से न हो और सभी बचे रहे। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। अब ये गुट निरपेक्ष देश, याद रहे वर्ड आया है गुट निरपेक्ष देश, तो इसकी भूमिका नहीं भुलाया जाता है। गुट निरपेक्ष देश क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। गुट निरपेक्ष के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। गुट निरपेक्ष की अगर बात करें तो आंदोलन के प्रमुख नेता में एक जवाहरलाल नेहरू भी थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। और नेहरू ने उत्तरी दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, किसके किसके बीच, उत्तरी, है ना, और दक्षिण कोरिया के बीच में मैंने मध्यस्थता का मतलब क्या हुआ कि दोनों में तालमेल लगवाना। ठीक है, कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। और कुछ में क्या, कांगो संकट जब हुआ तो उसमें मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई, महासचिव ने। ठीक है, किसके महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने। मैंने सबने कुछ कुछ कर इसको रोकने की कोशिश की। अंततः यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया कि युद्ध हर हाल में टलना ही जरूरी है, तो टलेंगे नहीं तो ये सभी देशों के लिए खतरनाक है। और इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरतना आरंभ किया और अंतरराष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध के क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में एक सरकता शीत युद्ध एक क्षेत्र में दूसरे लड़ने के विध्वंस से अलग टॉपिक में सरकता चला गया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में सरकता गया और इसे संयम का तर्क भी, मतलब दोनों क्षेत्रों ने आपस में क्या रखा, संयम रखा। हालांकि बात कर ऐसी होती है कि शीत युद्ध के दौरान गठबंधन के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई। मतलब गठबंधन मतलब मिलते गए, लेकिन इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में गुटों ने भरपूर हथियार भी जमा कर लिया। ठीक है, हथियार भी जमा किया और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे कि ऐसा ना हो कि कब युद्ध हो जाए। ठीक है, अच्छा, हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचने रहने के लिए जरूरी माना गया। दोनों देश जो थे इस बात समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। संयम रख रहे हैं लेकिन फिर भी युद्ध हो सकता है। और दोनों पक्ष में किसी भी दूसरे हथियार की संख्या लेकर गलत अनुमान लगाया जाता है कि उसके, ये बोला जा सकता है कि उसके पास ज्यादा है, उसके पास कम है ना। और बात करें कि इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। ये भी बात हमको आ सकती है कि कंप्लीट ये फिक्स नहीं हुआ था कि ये होगा नहीं, ऐसा नहीं था। अगर अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए तो कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू हो गया या सैनिक के शरारत के कारण युद्ध शुरू भी हो गया, तो अगर परमाणु हथियार की कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। गलती से भी अगर सबके पास हथियार रेडी है, अब कोई ट्राई करने के लिए ही भाई चला दिया तो क्या दिक्कत है ना। तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना घट जाए तो ऐसी दुर्घटना शिकार हुए तो सिर्फ नेताओं को कैसा पता चलेगा, यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ कोई मिसाइल नहीं दागी गई बल्कि यह महज की दुर्घटना है, ऐसा बोल देगा कि भाई गलती से हो गया। तो इस सब के लिए सबको चौकन्ना रहना पड़ा। ठीक है ना, सबको क्या रहना पड़ा, चौकन्ना रहना पड़ा। ठीक है, अब जो है, अब यहाँ पर थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं, तो इन सब चीज को बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत टॉपिक ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है,
इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि शीत युद्ध में जो बहुत सारी घटनाक्रम थे, तो कौन कौन से घटनाक्रम थे वो देखना है। तो 1947 की अगर बात करें हम लोग, तो साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत, मैंने ट्रूमैन, ये उस समय कौन थे राष्ट्रपति अमेरिका के। तो ये टॉपिक हमारा निकल के आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे शीत युद्ध के समय, ट्रूमैन थे। उनका सिद्धांत एक काम आया। दूसरी बात, 1947 से लेकर 52 तक मार्शल प्लान, ठीक है, मार्शल प्लान देखा जाता है कि पश्चिमी यूरोप में पुनर्निर्माण में अमेरिकी की सहायता की, ठीक है। 1948 से 49, पीछे तक जा रहा, 49 तक सोवियत संघ द्वारा बर्लिन में घेराबंदी, और अमेरिका और उसके साथ ही देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजा था उसे सोवियत संघ के विमानों में उठा लिया, ठीक है। 1957 में कोरियाई युद्ध हुआ, इससे ये भी एक घटना है। 1954 में वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू, नाम याद रहे, हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार एक हुई। जिनेवा समझौता का हस्ताक्षर हुआ। 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन हुआ, और सीएटो का गठन भी हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ज लेके आओ, चार्जर, ये मैं बोर्ड लेके आओ, ठीक है। और साथ में क्या है, 1954 और 75, 1954 और 75 वियतनाम में क्या हुआ था, वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ था, है ना, क्या हुआ था, अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ था। उसके बाद 1955 में क्या हुआ था, बगदाद का समझौता, बगदाद पर समझौता का हस्ताक्षर हुआ था। बाद में इसे क्या हुआ, सेंटो के नाम से जाना जाता है। बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना जाता है। बाद में इसे किसके नाम जाना जाता है, सेंटो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाद में इसे किस नाम से जाना जाता है, सेंटो के नाम से देखो तो चार्जर इसमें है। बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। सेंटो के नाम से जाना जाता है। और 1956 आजादी के बाद, है ना, 19 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है, और ये भी एक घटना है। 1961 की अगर बात करें हम लोग, तो क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स का आक्रमण, वे ऑफ पिग का आक्रमण 1961 में, बर्लिन दीवार खड़ी की गई। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट, और 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ अमेरिका का हस्तक्षेप। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन का दौरा, और 1978 से 89 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप, ठीक है। ये सारे घटना इंपॉर्टेंट है। 1979 और 89 से अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1985 से में गोर्बाचेव और सोवियत संघ में राष्ट्रीय बने और सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई। और 1989 में बर्लिन दीवार गिरी, और पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। 1989 में बर्लिन दीवार गिरी और ये प्रदर्शन हुआ, ठीक है। 1990 में जर्मन का एकीकरण हुआ, याद रहे जर्मन का एकीकरण कब हुआ, 1919 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन और युद्ध की समाप्ति हुई। तो शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई, 1991 में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1991 में क्या हुई, युद्ध की समाप्ति हुई, है ना। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब चीजों को और आगे बढ़ाते देते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ पिक्चर दिया हुआ है, क्या पिक्चर, शीत युद्ध के दौर के हिसाब से देख देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये दोनों कार्टून मशहूर हैं, क्या मशहूर है, भारतीय कम्युनिस्ट कट्टी ने बनाया है, ठीक है। किसने बनाया है, कम्युनिस्ट कट्टी कुट्टी ने बनाया है। इसमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को चित्रित किया गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि पहला कार्टून उस समय का है जब जब सामाजिक सोवियत
गणराज्य को अंधेरे में रखकर सामाजिक सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखा अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती की थी। क्या मस्त सीन दिया है, देखो ये है तो इससे दोस्ती हो रहा है, पीछे यहाँ पर हाँ ये हाथ मिल रहा है, कितना मस्त पिक्चर दिया है। और इस कार्टून में दिखाए गए किरदारों के बारे में जानकारी जुटाइए, ठीक है, जानकारी जुटाइए, ठीक है। अब क्या है, किरदार के बारे में जानकारी जुटाई और दूसरे कार्टून में वियतनाम में अमेरिकी दुस्साहस का चित्रण किया गया है। वियतनाम युद्ध के बारे में और जानकारी जुटाई, ठीक। अब बात करते हैं इधर कि इधर जो है चीन जो है, चीन के हाथों में अमेरिका, चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ ये बताया गया है, ठीक है। अमेरिका को से हाथ मिलाया था उसी का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या पिक्चर दे रहा है, ध्यान दो, देखो एक नजर इधर भी पिक्चर में दे रहा है, एक नजर इधर भी। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो वियतनाम के मसले पर कष्ट में जान पड़ते हैं, ठीक है। अमेरिका के वियतनाम के मसले पर बड़े कष्ट जान पड़ते हैं, ये पिक्चर दिया हुआ है। तो पिक्चर की तरह समझाया गया है। और किसका है, तो कुट्टी है ना, लाफिंग विद कुट्टी का है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या हुआ कि गुट निरपेक्ष, अच्छा ये तो थोड़ा सा गुट निरपेक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, कौन है भाई ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक? जोसेफ ब्रॉन्ज टीटो, याद रहे जोसेफ ब्रॉन्ज टीटो। कब से कब तक? 1892 से लेकर 1880, 1892 से लेकर 1880, याद रहे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। और क्या है, यूगोस्लोवाकिया के शासक 1940 से 82 तक दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन के खिलाफ लड़े। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन के खिलाफ ये लड़े थे। नाम क्या था? जोसेफ ब्रॉन टिट्टो, जोसेफ ब्रॉन टिट्टो ये इनका नाम था, ठीक है। और क्या, और क्या बात हुई कि साम्यवाद सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी और यूगोस्लाविया में एकता कायम की, ठीक है। तो ये हो गए संस्थापक हमारे, ठीक है, किसके? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। उसके बाद नीचे आ गए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में सभी को पता है, ठीक है, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री। अच्छा कब से कब तक रहे ये? तो 1889 से 64 तक ये संस्थापक रहे। और 1947 लेकर 64 तक एशियाई में एकता और अपने वैश्विक और निशस्त्रीकरण का प्रयास किए कि कोई लड़ाई वड़ाई न हो, और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण अस्तित्व की वकालत की, ठीक है। वकालत की मतलब क्या? ये शांतिपूर्ण का काम किया कि शांति से सभी रहे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, इन टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब आगे जो टॉपिक होता है इसमें, इस कारण समय रहते अमेरिकी और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों के सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। और दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अशस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों को होड़ पर लगाम कसी जाए, मतलब हथियार नहीं बढ़ाया जाए, उससे अस्थायी संतुलन लाया जा सके। ऐसे प्रयास के लिए शुरुआत की सन 1960 के दशक में उत्तरार्ध में हुई, और इस दशक के भीतर दोनों पक्ष ने 3 अहम समझौता दस्त किए। ये संधियां थी परमाणु परीक्षण संबंधित संधि, मतलब कि ये संधि क्या थी? ना वो परमाणु रिलेटेड कुछ नया बनाएगा ना वो बनाएगा। परमाणु अप्रसार संधि, मतलब ध्यान दें, परमाणु अप्रसार संधि दोनों के बीच हुई कि नया परमाणु का खोज कुछ नहीं करेगा और नया मिसाइल भी नहीं बनाओगे। परमाणु प्रक्षेपास्त्र परीक्षण संधि, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल टीटी इसको कहा गया, ठीक है। नाम याद करके, एंटी एंटी ब्लास्ट एंटी ब्लास्टिक एंटी ब्लास्टिक मिसाइल टीटी कहा गया इसको, ठीक है। उसके बाद महाशक्ति ने अस्त्र परिशमन के लिए वार्ता के लिए कई दौरे किए, हथियारों पर अंकुश रखने के लिए, और अनेक संधियां बनाई। तो उसके बाद जो है दो ध्रुवीय को चुनौती की गुट निरपेक्षता को चुनौती और गुट निरपेक्षता, इसके बारे में टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारा लगातार वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू। तो हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग यही क्लियर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे और आगे हम लोग बढ़ते रहें, और कमेंट भी किया करो।